तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 3 ऑफ अवर एनसीईआरटी। तो वेलकम बैक टू ऑप्टिमम आरबीएससी। पहले हम एक थ्योरी रिकैप कर लेते हैं। हमारे मेनली इस चैप्टर में तीन ही चीज़ें हैं। पहला, ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक बार मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। ग्राफिकल मेथड में आपके यहाँ पे गिवन है कि अगर मतलब तीन सिचुएशन, जैसे कोई भी इक्वेशन है और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आप ए वन और ए टू बी वन बी टू ऐसा निकाल सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आगे इक्वेशन से। जैसे ये इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ का a क्या है। a यानी x के आगे वाला, यानी कि x का कोइफिशिएंट वन है, तो हमारा a1 जो होगा वो वन होगा। और a2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन है, x का कोइफिशिएंट यानी कि थ्री, तो थ्री हमारा क्या होगा, a2, तो a2 हमारा थ्री होगा। उसके बाद वैसे ही b1 क्या होगा हमारा -2, और हमारा b2 क्या होगा प्लस का फोर, और वैसे ही हमारा c क्या होगा जीरो, और जो हमारा C2 होगा वो होगा -20। ऐसे ही हम A1 A2 A3 निकालते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर के लिए। और देखो, फिर हमारे यहाँ पे ना तीन क्राइटेरिया मिलते हैं हमें। ये तीन क्राइटेरिया जब हम A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं। देखो, अगर A1/A2 यानी कि A1 को A2 से जब डिवाइड करे, वो B1/B2 यानी B1 को B2 से जब डिवाइड करे तब इक्वल नहीं हो, तो वो हमेशा ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और उसका सॉल्यूशन एक ही होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेगा, वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। और ये इस ग्राफ को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है या नहीं। देखो, सिर्फ एक ही केस इनकंसिस्टेंट है, वो है हमारा पैरेलल लाइंस का केस। देखो, पैरेलल लाइन से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं। कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन होती है। जैसे ये लाइन है, तो इसी के ऊपर भी दूसरी लाइन होगी, इसके साइड या फिर कहीं और नहीं, बस इसी के ऊपर। और मतलब देखो, कोइंसिडेंट लाइन जो होती है उनके लिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि देखो एक के ऊपर एक लाइन है तो कोई भी कोऑर्डिनेट लो वो आपका सॉल्यूशन ही होगा, इसलिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और ये जो कोइंसिडेंट होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है। और फिर देखो, यहाँ पर है आपका पैरेलल लाइंस का एक क्राइटेरिया। उसमें देखो, A1/A2 B1/B2 तो इक्वल होते हैं, पर वो C1/C2 के इक्वल नहीं होते हैं। देखो, जब A1/A2 को B1/B2 के इक्वल हो, लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैरेलल है तो कहीं से भी इंटरसेक्ट कर नहीं रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होता है। देखो, मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा हो वो कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो वो इनकंसिस्टेंट। देखो, पैरेलल लाइंस में हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गई। और उसके बाद देखो, कंसिस्टेंट दो केस है हमारे, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि ये दोनों हो गई कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन वाली। उसके बाद आपको देखो, ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है, जैसा एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, और x प्लस वाई इक्वल टू वन है, तो आप ऐसा करो कि x को एक साइड रखो, और y और जो भी दूसरी वैल्यूज है आप उसको सबको एक साइड ले लो। तो आप फिर y की वैल्यू पुट करना और x की वैल्यू निकलेगी, वैसे ऐसा टेबल बना ले लेना। ऐसे एक टेबल देखो, x/y, फिर ऐसा ये टेबल, ये आप अपने आंसर शीट में बना लेना, और उसमें आप पुट कर देना वैल्यूज को। मैं आपके आगे क्वेश्चन भी है आपके, तो मैं आपको समझा दूंगा उसमें। और फिर आपको वैसे ही उन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ बनाना है ना, एक्स और वाई के हमें कोऑर्डिनेट होंगे, ये ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद उसके ऊपर प्लॉट कर देने कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के। उसके बाद हम है ना देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं, देखो एक इक्वेशन है, उसका एक्स लो, मतलब एक्स एक साइड लो और वाई और बाकी सारे पूरे साइड लो। जैसे एक्स प्लस टू वाई है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, थ्री माइनस टू वाई, तो ये x की वैल्यू हो गई।
अब कोई दूसरी इक्वेशन है, उसके अंदर आप ये है ना वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू, जैसे कि दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। जैसे दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे है ना x की वैल्यू पुट कर दो कि 3 - 2y प्लस वाई इक्वल टू 0। तो 3 - y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी। फिर y की आएगी तो आप y की पुट कर देना, तो आपकी x निकल जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो कि एक एल्जेब्रिक मेथड है आपके लिए। उसके बाद आता है थर्ड मेथड और लास्ट मेथड, वो होता है एलिमिनेशन। बहुत सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें आपको कोई ऐसा मतलब गिवन ना हो कि ये स्पेसिफिक मेथड लगाओ, तो आप हमेशा एलिमिनेशन लगाना, क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है। इसमें कुछ नहीं करना होता, दोनों इक्वेशन लिखो, उनकी टर्म मैच करो। देखो जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, प्लस प्लस तो ये कटेंगे नहीं। यहाँ पे x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो प्लस माइनस वाई कट गए, बाकी को ऐड कर दो, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और 3 + 1 4। आगे इसके क्वेश्चन भी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर देखो, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्स बराबर नहीं और वाई भी प्लस प्लस होते, तो हमको साइन चेंज करना पड़ता नीचे वाले इक्वेशन का। और इसको मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते कि -x फिर -y फिर -1, तो आप कैसे एलिमिनेट होके आपको आंसर मिल जाता। वैसे ही आपका मतलब ये साइन चेंज मैंने इसीलिए लिखा है कि साइन चेंज करो पर जब रिक्वायर्ड हो तभी। उसके बाद आपके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आपके चैप्टर को करते हुए सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने वो लिख के रखे हैं कि इफ वी गेट सॉल्यूशन लाइक 8 = 8, मतलब कभी कभी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो आपको कई बार ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें 8 = 8 लिखा होगा, 7 = 7 लिखा हुआ होगा। तो मतलब आप समझ लेना कि वो को इंसिडेंट वाला केस है। इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि दो चीजें इक्वल है, तो उनके कितने भी सॉल्यूशन होते हैं। और देखो फिर आपको दूसरा केस मिलता है 8 = 0, 0 ≠ 7। ऐसे भी कई बार आपको मिलता है 8 ≠ 7, मतलब सॉल्व करते करते आपके सारे वेरिएबल कट जाते हैं, और बस ये दो बच जाते हैं ऐसे, और वो भी इक्वल नहीं होते। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा वहां लिख देना है कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशंस। बस यही आपका वहां पे आंसर होगा। और देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर में क्या होता है, दो वेरिएबल, मतलब पेयर है लीनियर इक्वेशन का, यानी कि दो वेरिएबल होंगे। और यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन यानी कि हाईएस्ट पावर 1, और उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि एक्स वाई ए बी पी क्यू, ऐसे कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट गिवन था, तो वही चार्ट है कि अगर आप ये एग्जांपल लो, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, तो आपके ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन इसके लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपके ये क्या होंगे, ये होंगे पैरेलल लाइंस जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके ये चार्ट दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला, ये सेम मैंने अभी आपको समझाया वही। और कोइंसिडेंट लाइन है तो ये क्राइटेरिया होगा, और पैरेलल लाइंस है तो ये क्राइटेरिया होगा। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करना, अगर आपके 20 कमेंट्स पूरे होते हैं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर मैं ना ग्राफिकली देखो, फिर अब देखो मैंने आपको कहा था कि ग्राफिकल इक्वेशन वाला मेथड मैं आपको करवाऊंगा, तो यहाँ पे अभी ग्राफिकल वाला करवाता हूँ सबसे पहले। ग्राफिकली देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, और कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा और दो इक्वेशन गिवन होगी। ये इक्वेशन है x + 3y = 6। उसके बाद आपकी सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। आपको कुछ नहीं करना है, आपको है ना पहले एक जैसे आपको पहले ये लाइन लिखनी है, टेक x, मतलब आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि टेक x ऑन वन साइड एंड अदर ऑल अदर, मतलब अदर ऑल ऑन अनदर साइड, ऐसे। मतलब आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये इक्वेशन है x + 3y = 6, और यहाँ पे आपको फिर गिवन है, मतलब मैंने लिखा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको है ना x को एक तरफ रखना है, और बाकी पूरी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले आना है। जैसे कि x = 6 - 3y, और इस इक्वेशन में क्या है, 2x - 3y = 12, तो 2x क्या होगा, 12 + 3y। उसके बाद x क्या होगा, 12 + 3y/2। फिर आपको है ना कोई भी दो वैल्यू पुट करनी है, ऐसा मतलब मैंने बताया था ना टेबल बना लेना, ये सेम टेबल बना लेना।
और y इक्वल टू ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखो जब y की वैल्यू 2 रखोगे इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए। देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो हमारा 0x मिलेगा, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमारा x 6 मिलेगा। देखो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 6 0। और उसके बाद आप अगर वैल्यू पुट करते हो 0, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 6 रह जाएगा, तो वो 6 आंसर। और यहाँ पर भी वही सेम आपको आपको y के मतलब ये बुक में है ना, y इधर रखा है और x की वैल्यू उधर रखी है। मैंने आपको x बताया क्योंकि x मेनली होता है इधर साइड में, ये रूल होता है आपके बोर्ड के लिए। तो आप ऐसा मतलब x को इस साइड रखना, y को उधर मत रखना। फिर आपके ये मतलब 0 होगा और ये 3। आप जब x की वैल्यू ऐसे निकालोगे -4 -2 लिख के, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे निकाले, मतलब वैल्यू कैसे निकाले कि सही निकले। इसने -4 -2 क्यों ली। आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर सही आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो आप उसे स्किप कर लेना, बाकी आपके लिए सारे आंसर सही ही होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसने 0 और 0 देखो, एक बार y की वैल्यू 2 ली, एक बार 0 ली। हम कुछ और भी ले लो, आप और कुछ और ले लो, जैसे कि y की वैल्यू 1 ले लो। तो 6 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 1 होता है, तो 6 माइनस 3 तो 3 होगा। तो यहाँ पे 1 और 3, और वो कोऑर्डिनेट आप ऐसे ग्राफ में पुट कर देना, वो आपके आ जाएगा उसी लाइन में। फिर आपको ग्राफ कैसे बनाना है, देखो ग्राफ बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो पहले ऐसा मतलब ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ये ऐसा आपकी शीट में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको है ना ऐसा देख के बनाना कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, या -4 -2। तो मतलब आपको वाई एक्सिस को ज्यादा नेगेटिव में लेके जाना है, और एक्स एक्सिस को बस एक ही नेगेटिव लेके जाना है, क्योंकि नेगेटिव इसमें है नहीं, ऐसे ही लेके जाना है। क्योंकि एक ही का एक लाइन आगे रखने का वो रूल होता है, थोड़ा आप ध्यान रखना कि नेगेटिव में एक एक रखो। और अगर पॉजिटिव में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में भी एक एक तो एटलीस्ट आप रखो। तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी ये देखो, मतलब ये आपका क्या ग्राफ बनेगा। ये आपने नंबरिंग कर दी, आपका ओरिजिन ओ, एक्स एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। उसके बाद आपके आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0,2, तो 0,2 आपका ये रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, तो 6,0 ये रहा। फिर आपकी नेक्स्ट इक्वेशन वाला 0,-4, तो 0,-4 आपका ये रहा। और उसके बाद 3,-2, तो 3,-2 आपका पॉइंट ये रहा। देखो फिर आपको है ना एक स्केल से आपकी लाइन खींचनी है, यहाँ से ये डायरेक्ट जा रही है, तो एक लाइन ये और एक लाइन आपके लिए ये हो जाएगी। सो आप ग्राफ बनाना आई होप सो सीख गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो इसका सीधा सा आपका फंडा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला क्राइटेरिया, आपको ये क्राइटेरिया यूज करना है, इनमें से जो भी लग रहा हो वही सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ग्राफिकली फाइंड वेदर ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये मतलब क्वेश्चन वही है। आपको पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख दी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। फिर आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब ये वाली तो सॉल्व हुई हुई है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना कि A1 क्या है 5 है, B1 क्या है -8 है, और C1 क्या है +1। आप ऐसा लिख लेना ताकि आपको कोई भी आगे मतलब क्वेश्चन करते हुए, सॉल्यूशन लिखते हुए कोई भी गलती ना हो। क्योंकि कई बार स्टूडेंट से क्या होता है कि -8 है तो वो +8 लिख देते हैं, ऐसा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप लिख लेना। और इसका थोड़ा मार्क्स का भी इश्यू रहता है कि कई बार मार्क्स मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, इसलिए आप लिख लेना, तो आपको फिक्स हो जाएगा कि हाँ मार्क्स मिलेंगे। और इसमें क्या है, आपको अपॉन में 5 दिया है दो जगह, तो आप एलसीएम ले लेना कि 5 3 15, तो 15x -24y+3, और 5 नीचे डिवाइड में होगा तो उसे मल्टीप्लाई में 0 × 5 तो 0 हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपका a2 क्या है 15, b2 क्या है -24, और c2 क्या है 3। उसके बाद आप है ना ऐसे मतलब पुट करके देख लेना कि 5/15 -8/-24 =1/3, ये तीनों बराबर आएंगे आपके, ये तीनों आपके इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आएंगे तो ये आपके क्या होगा, हैंस इट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इनके लिए क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप ये लाइन लास्ट में जरूर मेंशन करना, आप इतना क्वेश्चन करके मत छोड़ना, क्योंकि इसके भी मार्क्स अलग से होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मच ईच ऑफ शी हैड बॉट, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased, help her friends to find how many pants and skirts did Champa bought। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले देखना है कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो y और द नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो क्या है x। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्कर्ट्स इक्वल टू क्या होगा, टू पैंट्स इन -2। टू पैंट्स -2 कैसे होगा, यहाँ पे उसने कहा है कि द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी कि स्कर्ट्स इक्वल टू इज आता है ना, तो वहां पे इक्वल टू इज 2 लेस देन ट्वाइस, दो कम होगा दो गुना से, यानी कि -2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर ऑफ पेंट्स, यानी पेंट्स, ठीक है। फिर आप स्कर्ट्स की जगह x लिख लेना, पेंट्स की जगह y लिख लेना, तो x इक्वल टू 2y-2 आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको है ना सेम अगली इक्वेशन बनानी है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी कि स्कर्ट्स यानी x इक्वल टू इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द पेंट्स, यानी कि 4 टाइम्स द पेंट्स और -4, क्योंकि 4 लेस है उससे। कई बार आपको ये वन होगा कि मोर 4 मोर देन 4 टाइम्स मोर देन 4 और ऐसा कुछ, तो आपको +4 लगाना है। जब आपको बोला गया हो कि लेस तो माइनस, और जब बोला हो गया हो कि ज्यादा तो आपको प्लस लगाना है। तो फिर आप मतलब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैं आपको समझाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगता है। जैसे x है, आपको x पूरी एक तरफ करना है और बाकी इक्वेशन एक तरफ, और फिर इस x की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, 2y-2 इक्वल टू 4y-4। आप फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4y-2 इक्वल टू 4-2, 2y इक्वल टू 2। तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि उसने टोटल नंबर ऑफ पेंट्स एक ही खरीदी थी। और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, देन x इक्वल टू 2 इंटू 1-2, ये वाली इक्वेशन देखो, 2y-2 वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दी। x इक्वल टू y की वैल्यू हमें 1 मिली, तो 2 इंटू 1-2, और तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2-2 0, तो x यानी 0। तो उसने नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो खरीदी थी, हेंस द नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज बाय द गर्ल इक्वल टू x इक्वल टू 0, यानी कि उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी थी और बस एक पैंट खरीद के आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 pencil and 7 pens cost together 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो आपको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू y, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है। मैं आपको ये एक बार फिर भी आपको बोल के बता देता हूँ, ऐसे आप समझ लेना, ये आपके एक रॉन्ग लिखा है, ये आंसर मैंने गलत पेस्ट कर दिया है। देखो 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिल को आप x मान लो तो 5x हो जाएगा वो आपके लिए। आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 5x। आप पहले लिख लेना कि लेट द नंबर ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू x और पेन्स इक्वल टू y। तो पेंसिल की जगह x लिख दो और पेन्स की जगह y लिख दो, प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज। और आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यानी कि 7 पेंसिल्स, सॉरी ये x, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फिर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपके x x सेम नहीं हो रहे, तो ये वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और दूसरी वाली जो ये 5x वाली इक्वेशन है इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 7 से और इसको 5 से। तो आपके x x बराबर हो जाएंगे, फिर x को काट देना, इन दोनों का प्लस माइनस जो भी होगा आप जो ऐड करके सॉल्व करके आपको मिल जाएगी। आपको पहले y की वैल्यू मिलेगी और फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो वैसे आप करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, क्योंकि खुद से सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप खुद से सॉल्व करें तो शायद
आपको बेटर समझ आए, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रखे हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप पॉज करके या फिर आप वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ लिंक से इसको देख के मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखकर चीटिंग मत कीजिएगा क्योंकि ये आप ही के काम आने वाला है। तो सो प्लीज आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसके लिए कि द कॉस्ट ऑफ मतलब इन द शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और 3 इरेजर ये 9 है, यानी कि पेंसिल को आप x मानना, इरेजर को y मानना, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 पहली इक्वेशन, और कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, यानी कि 4x प्लस 6y, इरेजर y थे पेंसिल x थी, इसलिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो आप ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम एलिमिनेशन मेथड लगा लेना या फिर आपको जो भी मेथड आपको पसंद है वो। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लेना। और अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट में आके जरूर बताना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में आने के चांसेस है, सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को कहना मत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीना मीना नाम की एक लड़की है जो कि सेल पे जाती है। मीना वेंट टू अ बैंक, मतलब बैंक पे जाती है वो, और क्या निकालने का, 2,000 रुपये निकालने के लिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विद्रॉ 2,000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसको 50 और 100 के नोट्स ही देने के लिए। तो मीना को 25 नोट्स इन टोटल। देखो मीना गई बैंक पे, उसने कहा कि भाई मेरे को 2,000 रुपये निकालने हैं, और आप 50 और 100 में देना नोट। तो भैया ने जो दिए वो 25 नोट दिए टोटल में। तो हमें बताने कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने थे। सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स को x मान लेना और 100 वाले को y मान लेना। उसके बाद तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, यानी कि x नंबर ऑफ नोट्स यानी 50 के नोट, और 100 के नोट अगर हम जोड़े तो टोटल 25 है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि मीना को 25 नोट्स इन टोटल। और फिर आपकी x की वैल्यू होगी क्या, 25 माइनस वाई। ये आप सब्सटीट्यूशन ऐसा मैंने किया क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन से बहुत सिंपल ही हो रहा है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि 50x यानी रुपीज 50 के x नोट, यानी कि 50 इंटू एक्स प्लस 100 y। देखो मैंने 50x और 100 y क्यों लिया है कि देखो 50 तो रुपीज है। आप कैसे काउंट करते हो, जैसे कि ये आप गए बाजार में और आपको कुछ सामान लेना था, जैसे आपको कोई भी सामान लेना था, एप्पल्स लेनी थी, एप्पल्स के आपको नंबर ऑफ एप्पल्स लेनी थी x, और कॉस्ट पर एप्पल थी 50। तो आप क्या कहोगे कि 50 इंटू एक्स आपकी जो भी होगी, यानी कि आपको 2 एप्पल लेनी थी और 50 रुपीज कॉस्ट थी, तो वो 50 इंटू 200 रुपीज आपको उसको टोटल में देना होगा, इसलिए 50x ऐसा सेम लिखा है मैंने। 50x प्लस 100y की, क्योंकि x जो था वो 50 नंबर वाले नोट्स का को मतलब नंबर ऑफ नोट्स था, और 100 के नोट्स का नंबर क्या था, y था। तो 50x प्लस 100y, यानी कि इनके नोट मिलाए तो टोटल कितना, 2,000 रुपये टोटल में होना चाहिए। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना 25 माइनस वाई, जैसे मैंने यहाँ पे पुट की है। तो आपकी क्या मिलेगी, 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। आप उसको कट कर लेना इक्वेशन को, और फिर आप एलिमिनेशन लगाइए यहाँ पे मैंने कि 50x से 50x कट गया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में, और फिर यहाँ पे ये 50 100 माइनस 50 तो 50y इक्वल टू 750, और फिर मैंने 50 को 750 से कट किया तो y इक्वल टू 15, यानी कि y यानी कि 100 रुपए के नोट कितने, 1500 रुपए के नोट है, यानी कि 1500 रुपए हो गए आपके 100 के नोट से ही। उसके बाद हम x में, x क्या था हमारा 25 माइनस वाई, यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो हमारे 50 के नोट कितने थे, 10 नोट थे। तो आपके कितने नोट हो गए टोटल में, 50 के 10 नोट, यानी कि आपके हो गए 500 रुपए। और 100 रुपए के कितने नोट है आपके पास, 100 रुपए के आपके पास नोट है 15, तो वो कितने हो गए, 1500 रुपए। सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज 10 एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके होमवर्क के लिए ही रखा है, आज होमवर्क ज़्यादा है, आप प्लीज़ सॉल्व करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना बने और आप अच्छे से पढ़ भी पाए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने ना आपके लिए ये दो इक्वेशन रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आई है। आप क्या करना कि ये दो इक्वेशन है ना, आप एक बार ग्राफिकल मेथड से भी करना, यानी कि ग्राफिकल मेथड से भी करना। उसके बाद आप ये है ना एलिमिनेशन मेथड से भी करना, ये वाला सेम क्वेश्चन।
और आपसे ना हो ना तो वो आप मेथड मेरे को बताना, मैं आपको एक ना शॉर्ट वीडियो में या फिर लॉन्ग वीडियो बना के एकदम डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि आप वेस्ट करें, ठीक है। आपका 2 दिन में एग्जाम है, और फिर आप है ना इसको वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना। आप तीनों मेथड से इसको एक बार सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन को, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड, और मैथ्स का पेपर इस बार सिंपल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। 3 चैप्टर हो चुके हैं, आगे भी कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, और सब्सक्राइब टू ऑप्टिमम आरबीसी। वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप, मैंने शॉर्ट्स लगाए काफ़ी नए नए चढ़ाए, आप एक बार देख सकते हैं, अच्छे शॉर्ट्स हैं। सो थैंक यू एंड बाय। जाओ।